अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको केमिस्ट्री के 5th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो भी स्टफ़ है जिसको हम मैटर कहते हैं, उस मैटर में मुख्तलिफ हालतों के अंदर कुछ न कुछ तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। इन्हीं तब्दीलियों की मदद से हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो साबुन है, शैम्पू है, या जो मुख्तलिफ पेंट्स हमें जो नज़र आते हैं, तो ये यकीनन इसी मैटर जो हमारे आसपास मौजूद चीज़ें हैं उन्हीं से मिलके बने और उनमें कुछ ना कुछ तब्दीली करके बने हैं। तो ये सारी तब्दीलियाँ आखिर किस उसूलों के तहत होती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है कि हमारे आसपास मौजूद मैटर और एटम्स के अंदर और मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद जो इंट्रैक्शन होता है, वो इंट्रैक्शन या वो जो अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से दो एटम आपस में या दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम आसान ज़बान में केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अगर ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद बहुत सारे सब्सटेंसेस या जो मटेरियल्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। दो एटम्स के मिलने की मदद से ही तो नई नई चीज़ें बनती हैं। तो आज ये किस तरह से होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आखिर सबसे पहली बात कि आखिर केमिकल बॉन्ड बनता क्या है, एटम्स को एक दूसरे के साथ जुड़ने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? तो इनकी वजह जो है वो एटम का स्ट्रक्चर है। आप जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स की अलग अलग खुसूसियात हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी एटम की यूनिक आइडेंटिटी वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक्सप्लेन की जाती है। अगर किसी भी एटम के अंदर से एक भी प्रोटॉन जो है कम हो जाए या एक भी प्रोटॉन उसमें इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी तमाम की तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ तब्दील हो जाती हैं और वो एक न्यू एटम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो जितनी भी दुनिया के अंदर मटेरियल्स हैं, उनके मटेरियल्स के दरमियान जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है कि किस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, वही उनकी शनाख्त का बाइस बनते हैं। इसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं या एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स के ऊपर जनरली तौर पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है या पॉजिटिव उसको चार्ज भी कहा जाता है। जबकि दूसरा पार्टिकल जो हमारे पास एटम के सेंटर में मौजूद होता है उसका नाम होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है और वो किसी केमिकल रिएक्शन में कोई किरदार अदा नहीं करता। उसके मौजूदगी से सिर्फ एटम का मास इंक्रीज होता है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे फ़र्क पड़ता है। अब बचा तीसरा पार्टिकल। वो तीसरा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिकली नेगेटिव चार्ज होता है। दो फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तो आपस में खूब जमती है और ये दोनों मिलकर के सेंटर में रहते हैं एटम के, जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो सेंटर के पार्ट में एटम के ये दो पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिल के रहते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बड़ा गंदा बच्चा होता है, इसकी नहीं बनती है। तो इसको जो है ये हमेशा न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद होता है। यानी किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में जो हमने लास्ट टाइम तक पढ़ा है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर न्यूक्लियस के बाहर गर्दिश करते रहते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है केमिकल रिएक्शंस में या केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। एटम्स के दरमियान एक दूसरे से मिलने जुलने और इंटरेक्ट करने की सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन्स वजह बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हमारे पास जितनी भी केमिकल बॉन्डिंग होती है वो वजूद में आती है। अब ये कैसे वजूद में आती है, आइए इसकी डिटेल देखते हैं। बुनियादी तौर पर हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो इसलिए भी बनते हैं क्योंकि हर एटम को जिस तरह इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको जो है खाना पीना और दूसरी आसाइशात मिले, इसी के लिए वो इंसान मेहनत करता है। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स छीनने की कोशिश में लगे रहते हैं और वो ये इसलिए करने की कोशिश में रखते हैं क्योंकि हर एटम की ख्वाहिश होती है कि उसके आउटर मोस्ट वैलेंसी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटलीस्ट 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो उसका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो बस इसी कोशिश में एटम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और या तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से छीन करके या शेयर करके मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आउटर मोस्ट वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और कोशिश होती है उनकी कि उनके अंदर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, जिससे उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। अब इस कोशिश में दो तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए जा सकते हैं। या तो आप एक एटम इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने के लिए दूसरे एटम के दांत वाँत तोड़ दे और उससे इलेक्ट्रॉन छीन ले। तो जो छीना झपटी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो उससे हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और अगर
प्यार मोहब्बत से शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स, दो एटम्स आपस में शेयर करके एक दूसरे की जो है ना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लें, तो वो जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मुख्तलिफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ता है इस बॉन्डिंग की वजह से। आयोनिक बॉन्ड हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो, दोनों बॉन्ड्स की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल की जब एटम्स आपस में मिलते हैं और जो एक हायर स्टेट का मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि उसकी फ्लेमेबिलिटी, हीट ऑफ कंबस्शन और केमिकल बॉन्डिंग या ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह, इन सारी चीज़ों पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। और हमारे रोज़मर्रा के जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे इस केमिकल बॉन्डिंग्स के बनने और टूटने की वजह से भी होते हैं। मिसाल के तौर पे कुदरती तौर पर जो पौधे होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? वो दुनिया में मौजूद सिंपलर सब्सटेंसेस को मिट्टी से, हवा से और सूरज की रोशनी की मदद से आपस में उन एलिमेंट्स को कंबाइन करके वो अपना खाना तैयार करते हैं। और हम इंसान जो होता है वो इस प्रोसेस के ज़रिए खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन्हीं प्लांट्स और उनके फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं, यानी खाते हैं। जब हम खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स केमिकल्स हमारे जिसम में एंटर होते हैं और हम उन केमिकल्स को ब्रेकअप करके, यानी कि उन बॉन्ड्स को तोड़ करके एनर्जी हासिल करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग की हमारी लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत होती है और रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में ये रिएक्शंस जो है बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो अब चलते हैं सबसे पहले बॉन्ड की तरफ, जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के दरमियान तब बनता है जब उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की छीना झपटी हो जाए, यानी कि एक एटम दूसरे एटम से अगर इलेक्ट्रॉन्स फुली तौर पर ऑक्यूपाई कर ले, छीन ले और उसको अपने जो है ऑर्बिट्स के अंदर अपने इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में ऐड कर ले, तो वो जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को एक प्यार से निक नेम भी दिया जाता है, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और कहा जाता है कि ये दो एटम्स के दरमियान तब बनता है जब उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो। अब यहाँ आप सवाल करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, तो इसके लिए आपको शुरू में एक पिक्चर की तरफ दोबारा से ले चलते हैं। हमने स्टार्टिंग में एक पिक्चर देखी थी जिसमें दो एटम्स के दरमियान कुश्ती हो रही थी और बीच में इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इससे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई केमिकल बॉन्ड जो बनता है वो असल में दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की जंग की वजह से बनता है। अब इस जंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जब छीना झपटी होती है, तो अब इस जो है कुश्ती में ही आप देख लें कि जो एटम ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिसके अंदर ज़्यादा सलाहियत होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, और जिसके अंदर कम ताकत होगी उसको कम इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। बस इसी क्वालिटी को दो एटम्स की कि किसी एटम के अंदर कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, अपने न्यूक्लियस की तरफ, तो इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर दो एटम्स के दरमियान इस ताकत का तवाजुन 1.7 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि इनके डिफरेंस 1.7 से इंक्रीज हो जाए, एक एटम दूसरे एटम से 1.7 टाइम्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो फिर लाजमी है कि आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, या जिसको हम आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो इससे हमने ये सीखा कि आयोनिक बॉन्ड जो होता है उसकी फॉर्मेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान। जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है उस एटम को पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और दोनों जब चार्ज अपोजिट होते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। दोनों पोल्स एक सेम चार्जेस को, यानी नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि रिपेल करता है। हाँ, अलबत्ता नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। तो दो अपोजिट पोल्स जिनके अंदर दो अलग किस्म की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस भी जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे को अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज एक दूसरे को हमेशा रिपेल करता है। तो गोया ये इसमें आयोनिक बॉन्ड में होता ये है कि दो एटम्स जो है आपस में इलेक्ट्रॉन्स छीनने के बाद, बजाय इसके कि उनके दरमियान फड्डा हो जाए और फासले बढ़ जाएं और एक दूसरे से नाराज़ होकर मुंह फुला के बैठ जाएं, वो इस तरह से करने के बजाय एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। जी जनाब, यानी कि जब कोई एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर लेता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है, और जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। यहाँ इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की एक्वायरिंग की वजह भी आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये जो पिक्चर में आप एक कंपाउंड देख रहे हैं, पहले इसके बारे में बताता हूँ। ये जो आपको पहली जो
टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मुर्गी जैसी उबली हुई कोई चीज़ नज़र आ रही है, ये है सोडियम मेटल। और जबकि दूसरी जो आपको बॉटल के अंदर जो येलो कलर का ऑयल नज़र आ रहा है, ये ऑयल नहीं है बल्कि ये क्लोरीन गैस है। अब देखिए ज़रा, दिखने में कितनी डिफरेंट चीज़ लग रही है। एक सॉलिड सब्सटेंस, ये एक बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड होता है और इसको ख़ास किस्म के मिनरल ऑयल में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत क्विकली से रिएक्टिव होता है और तेज़ी से हवा के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है। ये प्योर सोडियम मेटल है और ये क्लोरीन गैस है। दिखने में दोनों कितने अलग अलग स्टेट्स के एलिमेंट्स लग रहे हैं कि ये गैसियस स्टेट के अंदर मौजूद है, ये हमारे पास सब्सटेंस, और ये सॉलिड स्टेट में मौजूद है। लेकिन मज़े की बात, जब ये दो आपस में एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि सोडियम मेटल के कुछ छोटे छोटे पीसीस अगर मैं इस बॉटल के अंदर डाल दूंगा तो रिजल्ट के तौर पर आपको हैरत अंगेज तौर पर ये सफ़ेद कलर का चूरा मिलेगा। ये सफ़ेद पाउडर सोडियम क्लोराइड है, जिसको आप टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, और यही वो नमक है जो हम अपने खानों में जायके के लिए डालते हैं। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है और किस तरह से ये दो एटम्स आपस में दो अलग अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की मदद से मिलकर के एक नया सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, इसको एक छोटी सी और एग्जाम्पल से देखते हैं। अब यही सोडियम क्लोराइड के मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। सोडियम, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिकली 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो एक नेचुरल हालत में जो सोडियम का एटम होता है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और ये इलेक्ट्रिकली इस हालत में न्यूट्रल होता है। इन 11 में से जो हमारे पास देखिए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लास्ट शेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, सोडियम को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लास्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स करने, पर इसके पास तो एक ही है। तो अब इसको या तो 7 अलग अलग एटम्स के साथ फड्डा करके उन सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन छीने या किसी एक से 7 इलेक्ट्रॉन छीने, तो तब जाकर के इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन पूरी होगी। ऐसा करना सोडियम के लिए तो बहुत मुश्किल है, तो लिहाजा बजाय इसके कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स स्नैच करे, ये करता ये है सोडियम कि ये अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये भी लूज कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसका ये वाला शेल ख़त्म हो जाता है और अब देखें ये एक बड़ी स्टेबल हालत में आ गया। स्टेबल हालत का मतलब इसके पास लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जितने भी हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, उन केमिकल बॉन्ड्स के बनने की जो वजह होती है, जो असल रीज़न होता है, वो यही होता है कि हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल कन्फिग्रेशन, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन आ जाए, उसका शेल स्टेबल हो जाए। तो वो ये इस मकसद के लिए सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन मौजूद था। क्लोरीन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल के अंदर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी टोटल क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसके अंदर टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इतने ही क्लोरीन के पास प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अब क्लोरीन की सूरत हाल ये है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है जिसकी डेफिशिएंसी है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करना है। तो क्लोरीन इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि ये बड़ा एटम है, इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास ज़्यादा प्रोबेबल चांसेस हैं ये किसी एक एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स छीन सकता है या शेयर कर सकता है। तो अगर क्लोरीन के साथ सराउंडिंग में सोडियम मौजूद हो तो इन दोनों के दरमियान इन दोनों की इस टेंडेंसी की वजह से, केमिकल बिहेवियर की वजह से बॉन्डिंग होती है और ये केमिकल बनाते हैं जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्लोरीन को डोनेट कर देता है। क्लोरीन जब उससे सोडियम से वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये डिटेल के चार्जेस आते कैसे हैं देखें। स्टेबल हालत में इसके पास, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे और 17 प्रोटॉन्स थे। अब जब इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया सोडियम से तो इसके पास 17 के बजाय इलेक्ट्रॉन्स अब हो गए 18, मगर प्रोटॉन्स तो उसका चेंज नहीं हुए, प्रोटॉन्स तो उसके वही 17 रहे। तो लिहाजा इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को छीनने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्ज था वो ज़्यादा हो गया, इसीलिए ओवरऑल अब ये नेगेटिव चार्ज बाय 1 नंबर ज़्यादा रखता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन भी थे, लेकिन जब सोडियम मेटल ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 रह गए, लेकिन इसके प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं हुए, प्रोटॉन्स इसके पास अभी भी 11 है। तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं कि इसका मतलब है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन जो है उसकी फोर्स ज़्यादा है।
और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रिक या नेगेटिव फोर्स ज़्यादा है। अब ये दो अपोजिट फोर्सेस हैं और जस्ट लाइक मैग्नेट जब ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कंप्लीट करेंगे तो इनके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा उससे इन दोनों के दरमियान बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा करीब आ जाएंगे। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब ऐसे बॉन्ड्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनके अंदर कुछ खास किस्म की खूबियां पाई जाती हैं जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। उसमें से पहली खूबी तो फिजिकल स्टेट की है कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, चूँकि अभी हमने बताया कि आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से बनता है। आप मैग्नेट के दो पोल्स को भी अगर आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और जब वो स्टक हो जाते हैं, अट्रैक्शन से चिपक जाते हैं, तो उनको जब आप सेपरेट करते हैं तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। इतनी आसानी से वो नहीं कि आपने फूंक मारा और दोनों से अलग हो गए, ऐसा नहीं होता। तो आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं और इनकी वजह से जब पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच हो जाते हैं तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कि आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि एटम्स के दरमियान फासला मिनिमम होता है। तो उस कम फासले की वजह से उनके दरमियान एटम के स्पेसेस कम होने की वजह से उनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो सॉलिड बनता है। तो ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसी तरीके से आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनको मेल्ट या बॉयल करने के लिए इनका बॉन्ड तोड़ना पड़ता है और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। तो इनकी बॉन्ड एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तो इसीलिए उसको तोड़ने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी सर्व करनी पड़ती है। तो इतने आसानी से लो टेम्परेचर्स पे मेल्ट और बॉयल नहीं होते। तमाम आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट के अंदर करंट कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो वो आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिकली कंबाइन होते हैं, तो वो जनरली तौर पे वो करंट कंडक्ट करने की पोजीशन में नहीं होते क्योंकि करंट कंडक्ट करने के लिए लाजमी है कि आपके पास चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। तो करंट तो ये कंडक्ट करते हैं लेकिन सिर्फ सॉलिड स्टेट में नहीं करते, आपको इनकी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। या तो उसको मेल्ट करके फ्यूज़ करके आप लिक्विड हालत में ले आएँ किसी भी आयोनिक कंपाउंड को, या फिर आयोनिक कंपाउंड का आप सॉल्यूशन बना लें। जैसे मिसाल के तौर पे सॉलिड सॉल्ट करंट कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इसी सॉल्ट को अगर आप पानी में डिज़ोल्व कर लें तो फिर उसके बाद पानी में से करंट पास किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर आप सॉल्ट को मेल्ट कर लें, यानी कि इसको जो है तकरीबन जो है अच्छी तरीके से 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करके इसको लिक्विड स्टेट में ले आए, फिर इसमें से करंट कंडक्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से चौथी खूबी जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स की है वो उनकी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कितना ज़्यादा डिज़ोल्व होता है। आसान ज़बान में आप जब शरबत बनाते हैं तो उसमें पानी के अंदर चीनी डिज़ोल्व करते हैं, तो एक गिलास पानी में कितनी ज़्यादा चीनी डिज़ोल्व हो सकती है, ये इस डिज़ोल्विंग कैपेसिटी को सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको डिज़ोल्व करने के लिए भी कोई दूसरा आयोनिक कंपाउंड ही चाहिए होता है। तो आयोनिक कंपाउंड किसी और दूसरे सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही जैसे किसी दूसरे आयोनिक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। आखिरी खूबी जो है इनकी आयोनिक कंपाउंड्स की वो है उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं उनकी, यानी कि जो बॉन्डिंग होती है उनकी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो जनरली तौर पे हमने क्या डिस्कस किया कि ये सॉलिड्स होते हैं और जो है ये आपके पास रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में मिलेंगे और इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, कंडक्ट कर सकते हैं करंट लेकिन सॉल्यूशन या मेल्टेड स्टेट के अंदर। इसी तरीके से ये सॉल्युबल हो सकते हैं लेकिन सिर्फ अपने ही जैसे किसी सॉल्वेंट के अंदर। और ये जो बॉन्डिंग होती है आयोनिक बॉन्डिंग, ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है। अब उसके बाद अगला जो हमारे पास बॉन्ड है वो कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें दो एटम्स के दरमियान लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आती और दोनों एक दूसरे से छीना झपटी नहीं करते। तो ये बॉन्ड बहुत ही सुकून के साथ दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ शेयरिंग से बन जाता है, यानी दो एटम्स एग्री कर लेते हैं कि हम आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके दोनों अपने आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से दो एटम्स के दरमियान बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा होने की एक वजह यह भी होती है कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपका मुकाबला आप ही के साथ हो, यानी कि दो पहलवान दोनों एक ही जैसे हों, दोनों में सेम ताकत हो, तो फिर दोनों के में से किसी के जीतने के चांसेस, किसी एक के जीतने के चांसेस कम है, क्योंकि दोनों में सेम फोर्स है तो दोनों ही का मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा।
इसी तरीके से दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ रखने वाले एटम्स, अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत सेम है तो ऑब्वियसली दोनों में से कोई भी एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ नहीं कर सकेगा। तो नतीजतन क्या होगा, वो पीसफुली एग्री कर लेते हैं कि अच्छा भाई एक दूसरे से नहीं छीन सकते, एक काम करते हैं आओ एक ही टेबल पे बैठ के मिलके इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। तो इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बनने के लिए जैसे हमने कहा था अभी कि आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से इंक्रीज हो जाए। तो अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो सेम हो दोनों का या 1.7 से थोड़ा कम हो तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादातर सेम इलेक्ट्रॉन्स सेम एटम्स के दरमियान बनते हैं, जैसे कि दो ऑक्सीजन एटम्स आपस में कंबाइन होकर के ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलकर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो वो जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो बनते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से। तो आयोनिक बॉन्डिंग की तरह जिस तरह से आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं उनकी भी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिजिकली इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, देखें अभी हमने पढ़ा कि ये जो है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बनते हैं, यानी दोनों एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स खींचने की सेम ताकत होती है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कोई पोलराइजेशन या कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती। जब कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ना हो और सिर्फ शेयरिंग से हमारे पास बॉन्डिंग क्रिएट हो, तो ये जो बॉन्डिंग होती है जनरली तौर पे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को जनरेट करती है। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के दरमियान जो एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो एटम्स के दरमियान फासला इतना ज़्यादा रिड्यूस नहीं होता, तो जनरली तौर पर लो स्पेस ना होने की वजह से एटम्स थोड़ा सा वाइब्रेट कर सकते हैं फ्रीली तौर पे, मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस होते हैं। तो इसकी वजह से ये सॉलिड्स के बजाय तमाम कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली तौर पे या तो लिक्विड स्टेट में मिलेंगे या फिर गैसियस स्टेट में मिलेंगे। तीनों स्टेट्स में एटम की फ़र्क सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस का होता है। सॉलिड में स्पेसेस बहुत कम होती हैं क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, लिक्विड्स में अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होने की वजह से उनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होती हैं एटम्स में, और हमारे पास गैसेस में तो बहुत ज़्यादा फासला होता है। बहुत ज़्यादा का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा फासला होता है लिक्विड्स के मुकाबले में, तो वो जो है हमारे पास गैसियस स्टेट बन जाती है। अब चूँकि बॉन्डिंग स्लो है, बॉन्डिंग वीक है, तो लिहाजा मेल्टिंग और बॉइलिंग भी जल्दी हो जाएगी इनकी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम होने की वजह से हम इनको आसानी से बॉयल या मेल्ट कर सकते हैं। तो तमाम कोवेलेंट कंपाउंड्स ईजिली लो टेम्परेचर्स पे मेल्ट भी हो जाते हैं और बॉयल भी हो जाते हैं। कंडक्टिविटी के एतबार से तमाम कोवेलेंट कंपाउंड्स इंसुलेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये करंट ना तो लिक्विड स्टेट में तो पहले ही होते हैं ये, और ये लिक्विड या गैसेस स्टेट में से किसी स्टेट में भी करंट कंडक्ट नहीं कर सकते। और आखिरी खूबी है इनकी सॉल्युबिलिटी। तमाम के तमाम कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बिल्कुल आयोनिक की तरह अपने ही जैसे किसी दूसरे कोवेलेंट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड को डिसॉल्व करना है तो आपको उसके लिए कोई कोवेलेंट ही सॉल्वेंट लेके आना पड़ेगा। कोवेलेंट सॉल्वेंट्स की मिसाल जैसे कि हमारे पास अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, पेट्रोल हो गया या कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे के सारे हमारे पास कोवेलेंट सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। तो तमाम के तमाम हमारे पास जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो इन सॉल्वेंट्स के अंदर ईजिली डिसॉल्व हो जाते हैं।